अस्सलामुअलैकुम। होप सो यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। अच्छा बच्चे, ये मैंने थोड़ा सा लास्ट लेक्चर में आपको सिट्रिक एसिड साइकिल, क्रैब साइकिल पढ़ाया था, ठीक है। उसकी थोड़ी सी डिटेल बता दूं, आपने कहाँ से याद रखना है सिट्रिक एसिड साइकिल की डेफिनेशन वगैरह, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटे ये आपका पेज है 83, ठीक है। इसमें देखें नीचे सिट्रिक एसिड साइकिल की डेफिनेशन दी हुई है कि अ सीरीज ऑफ एरोबिक केमिकल रिएक्शन, जिसमें हमारे पास फ्यूल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में टूटते फूटते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, वाटर देते हैं और इससे एनर्जी भी रिलीज़ होती है। तो ये पूरी की पूरी क्रैब साइकिल कहलाती है। क्रैब साइकिल जो है बेटे, इसकी डायग्राम सब बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। 83 पेज पर क्रैब साइकिल, जिसका दूसरा नाम है सिट्रिक एसिड साइकिल, उसकी जो है वो डेफिनेशन दी गई है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको पूरी साइकिल आनी चाहिए और डिटेल बेशक अपने वर्ड्स में कर लीजिएगा, लेकिन सिट्रिक एसिड है क्या, इसके स्टेप्स क्या हैं, उसमें फ्यूमेरेट है या फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है, कि तमाम चीज़ों का आप लोगों को अंदाज़ा होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी ने फिर भी पढ़ना है सिट्रिक एसिड साइकिल के बारे में, तो 83 पेज पर जो है वो 3 पैराग्राफ लिखे हुए हैं, यहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और साथ में सिट्रिक एसिड साइकिल की जो है डेफिनेशन भी है, ठीक है बेटे। तो हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ लिया। उसके बाद जो है हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पहला एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल को ए, उसका भी मैंने बता दिया आप लोगों ने कहाँ से याद करना है। फिर हमने पढ़ा था क्रैब साइकिल, ठीक है, उसका भी मैंने बता दिया आप लोगों को। आगे जो हमारे पास एरोबिक पाथवे हैं उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड कीमियोस्मोसिस आता है और एंड पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन आता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा जो है ख़त्म हो जाएगा एरोबिक पाथवे का टॉपिक। फिर हमारे पास एनारोबिक पाथवेज आएंगे जो कि इससे भी ज़्यादा आसान है, ठीक है बेटे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और कीमियोस्मोसिस के बारे में। पहले अच्छा, मैंने आपको बताया था कि एरोबिक पाथवेज जो हैं इनके 4 स्टेप्स हैं, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस वाला, फिर उसमें हमारे पास एसिटाइल को ए बनता है, फिर क्रैब साइकिल वाला और एंड पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड कीमियोस्मोसिस। तो ये एंड का जो हमारा स्टेज है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड कीमियोस्मोसिस। इसकी थोड़ी सी डिटेल आप लोगों ने याद करनी है पेज नंबर 82 से, जहाँ पे चारों स्टेप डिस्कस किए हुए हैं। अच्छा, जहाँ पे चारों स्टेप 82, 83 पेज पे डिस्कस किए गए हैं, 81, 82, 83 पेज पे थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों ने यहाँ से पढ़ लेना है, क्योंकि सारे की साइकिल की डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। बहुत ज़्यादा डिटेल हमें रिक्वायर नहीं है, साइकिल ठीक होनी चाहिए, डिटेल आपने अपने वर्ड्स में करनी है, ठीक है बच्चों। अच्छा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड कीमियोस्मोसिस, इसकी थोड़ी सी डिटेल मैं आपको पढ़ देती हूँ। जो हमारे पास NADH है एंड FADH2 जो है, जो कि प्रोड्यूस हुए थे पहले 3 स्टेप्स में। देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि ग्लाइकोलिसिस में भी NADH बन रहा था, एसिटाइल को ए में भी बना था और क्रैब साइकिल में भी, ठीक है। तो इन तीनों प्रोसेस में जो कि हमारे पास NADH एंड FADH2 बन रहा था, ठीक है, वो अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन जो कि FADH2 और NADH जो है अपना ट्रांसफ़र करेंगे, इनको एक्सेप्ट क्या करेगा, एक चेन, बहुत सी चेन चलेगी इलेक्ट्रॉन्स की, वो इनको एक्सेप्ट करेंगे। और ये तमाम का तमाम काम किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। बेटे MCQs टाइप पेपर आ सकता है, तो उसमें याद रखिएगा कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में हो रही है, ठीक है। क्रैब साइकिल कहाँ पे हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे हो रही है, तो ये लाइनें आप लोगों ने याद रखनी है। मैंने क्या कहा कि NADH एंड FADH2 जो कि 3 स्टेप्स में, पहले 3 स्टेप्स में एरोबिक पाथवेज के बन चुका था, वो अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेंगे ढेर सारा सीरीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। वो सीरीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उनको एक्सेप्ट करेंगे और ये तमाम काम इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पास होते रहेंगे, एनर्जी जो है वो खारिज होती रहेगी। ये जो एनर्जी खारिज होगी, इसका इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन को भेजने के लिए। कहाँ पे भेजेंगे हम, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जो है पूरी एक्सेप्ट होते रहेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, एनर्जी रिलीज होती रहेगी। इस एनर्जी को हम इस्तेमाल करेंगे प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन को, ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पे धकेलने के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर आउटर से इनर में वो प्रोटॉन जब मूव करेगा, और ये थोड़ी सी आप लोगों ने बेटे डिटेल इसकी जो है वो डिस्कस कर लेनी है। तो बिल्कुल थोड़ी सी इसकी डिटेल है, इतनी ज़्यादा हमने डिटेल नहीं करनी है। अब आएंगे इसकी साइकिल की तरफ, ठीक है। देखिए बेटे, मैंने क्या कहा था, NADH, ठीक है, और साथ में दूसरा क्या था, FADH2। ये अपने इलेक्ट्रॉन, ये देखें 2 इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास आए हैं, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास NADH का एक कर लें, FADH का कर लें, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर थे पहले, उसके बाद ये अंदर आए हैं, ठीक है। ये देख लें NADH जो है
प्लस एक और NADA, मतलब ये देखिए NADH डी हाइड्रोजनियस कॉम्प्लेक्स बन गया। कहने का मतलब ये बेटे कि NADH जो था उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ये दे दिया, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक हमारे पास जो है ये दो इसे लेगा FADH2 का। उसके बाद आगे ये देखें, मतलब पहला मैं आपको स्टेप समझा रही हूँ। NADH है, ठीक है। अब इस NADH जो है इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया ये वाला, ठीक है। तो इसको कहते हैं कि NADH डी हाइड्रोजनियस कॉम्प्लेक्स के NADH ने अपना हाइड्रोजन को रिमूव कर देगी। अब F11 एडेनिन के पास इसके पास दो थे, ठीक है। तो ये FAD बन गया और इसने दो इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। तो एक इलेक्ट्रॉन NADH का और एक FADH का, ठीक है। अब ये पास करेंगे चेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में से, ये देखें पास हो रहे हैं। सबसे पहले जो हमारे पास ये देखें हमारे पास साइटोक्रोम Q है, उसके पास जाएंगे। फिर हमारे पास साइटोक्रोम B है, उसके पास साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C, इनके पास ये तमाम इलेक्ट्रॉन पास करेंगे। फिर साइटोक्रोम A, फिर साइटोक्रोम A3, ठीक है। और ये देखें दो इलेक्ट्रॉन इनके पास आ रहे हैं 2H साइट, ये लिखा है ना साइटोक्रोम ऑक्सीजनेस कॉम्प्लेक्स, ठीक हो गया। आगे देखें जी, ये फिर हमारे पास एक ATP सिंथेटेज जो है एंजाइम होता है, वो क्या करता है ये दो हाइड्रोजन जो हैं वो ले लेता है, ये दो हाइड्रोजन, ठीक है। ये दो हाइड्रोजन आ गए, अब ये दो हाइड्रोजन आ गए, ठीक है। अब क्या होगा बेटे कि हमारे पास ऑक्सीजन जो थी और हमारे पास H2, मतलब ये दो H2, ये देखें ये दो H2 जो हैं वो हमने इस फॉर्म में लिखा और मोलिकुलर ऑक्सीजन मिलकर वाटर बन गया। और यहाँ पे ATP सिंथेटेज ने क्या किया कि ADP में फॉस्फेट को ऐड करके ATP बना दिया। तो सिंपल से बिल्कुल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। बुक में देख लेते हैं एक दफ़ा। अच्छा, बुक में इतनी डिटेल के साथ नहीं दी हुई तो आप लोगों ने यहीं से याद कर लेनी है, या अगर आप लोगों को इससे भी आसान को डायग्राम मिले तो आप लोग कर लीजिएगा। तो 12 में बेटे आप लोगों को एक दफ़ा समझा रहे थे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। देखिए NADH है, इसने अपना एक हाइड्रोजन दिया, ठीक है। तो ये NAD प्लस बन गया, यानी कि NADH डी हाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स। यहाँ से FADH2 था, इसने अपने दो हाइड्रोजन दे दिए। अब ये वाला अभी H हम डिस्कस नहीं कर रहे, ये वाले जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे अभी ढेर सारे कॉम्प्लेक्सेस में से गुजरेंगे। पहला कॉम्प्लेक्स क्या है, साइटोक्रोम Q, ये यूबिक्विन, ठीक है। फिर जाएगा ये B में दो इलेक्ट्रॉन, फिर C1 में साइटोक्रोम C में, साइटोक्रोम C, C1, C3, साइटोक्रोम A3, फिर दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए यहाँ पे, ठीक है। फिर ATP सिंथेसिस क्या करेगा, इन दो इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा, ठीक है, और इसको मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ ऐड करके वाटर बना देगा। और दूसरी तरफ ADP जो है वो उसमें फॉस्फेट का ऐड कर देगा ATP सिंथेसिस और ये ATP बन जाएगा। तो ये पूरी की पूरी हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। अब एक बात आप लोगों ने याद रखनी है बच्चों, ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP बनते हैं, ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP बनते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद हमारे पास जो है सिट्रिक एसिड साइकिल में भी 2 ATP बनते हैं। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और कीमियोऑस्मोसिस में 32, तो सबसे ज़्यादा ATP कीमियोऑस्मोसिस और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बनते हैं। याद रखने वाली बातें हैं। ये जो डायग्राम है ना बेटे, ये इसमें जो है ATP सिंथेटेज वाला जहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास कीमियोऑस्मोसिस भी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो बेटे ये याद रखिएगा कि ग्लाइकोलिसिस में कितने ATP बने, क्रैब में कितने बने और सबसे ज़्यादा किस में बने। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और कीमियोऑस्मोसिस में बनते हैं, ठीक है। ये देखेंगे बेटे ये एक डायग्राम है, आपके सामने एक और डायग्राम है। किसी को कोई मसले मसाइल हो बेटे तो यहाँ से ये वाली जो है डायग्राम आप लोग पढ़ लीजिएगा एक दफ़ा। वही डिटेल है जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस की है। तो बेटे ये वाली करनी है तो ये कर लें, ये भी बिल्कुल वैसे ही है, ड्रेल विषय ज्ञान से पढ़ लीजिएगा। मैं एक दफ़ा पढ़ देती हूँ। पहला पॉइंट क्या दिखाया हुआ है, देखिए आउटर मेम्ब्रेन भी है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक है। और इनर मेम्ब्रेन में जो है हाइड्रोजन आयंस ऐड किए जा रहे हैं, पंप किए जा रहे हैं, ठीक है। रेडॉक्स ऑफ NADH प्लस H एट कॉम्प्लेक्स 1, ठीक है। तो वहाँ पे भी यही हुआ था। ये देखिए हमारे पास जो NADH है और एक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है रिडॉक्स, यानी कि इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। और 4 जो है पंप हो रहे हैं इनर स्पेस में,
फिर सेकंड वाला भी वही है, थर्ड। तो एक दफ़ा बेशक यहाँ से पढ़ लीजिएगा अगर किसी को डिटेल वगैरह चाहिए हुई, नहीं तो अपने वर्ड्स में आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलने जी कीमियोस्मोसिस पे बेटे, ये देख लें कीमियोस्मोसिस का प्रोसेस है, बड़ा आसान सा प्रोसेस है। कीमियोस्मोसिस की डेफिनेशन क्या होती है कि सिंथेसिस ऑफ एटीपी विद द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन, किसी भी मेम्ब्रेन के ज़रिए जो एटीपी का बनने का अमल है वो कीमियोस्मोसिस कहलाता है, ठीक है बेटे। ये देख लें बेटे कीमियोस्मोसिस के डायग्राम। इसमें क्या होता है कि हम एक मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं और उस मेम्ब्रेन में हम प्रोटॉन यानी कि हाइड्रोजन आयन को पंप करते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। मतलब कि ये देखें हमारे पास जो है ये जो स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है, उसके अंदर ये लिपिड्स भी हैं इसमें और ये प्रोटीन भी है, तो ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहलाती है। देख लें बेटे हमारे पास प्रोटॉन है, ठीक है। देखें यहाँ से NADH है, ये देख लें आप लोग प्रोटॉन के NADH है बाहर से NAD प्लस में, और ये हाइड्रोजन इसका ये देखिए पंप किया जा रहा है, ठीक है, ये वाले हाइड्रोजन, ठीक है। ये फिर हाइड्रोजन हम कहाँ पे देखें, बाहर से हाइड्रोजन जो है मेम्ब्रेन के ज़रिए जो है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में देखें पंप होकर इधर आ गया। ये ATP सिंथेसिस है। ATP सिंथेसिस क्या करता है, ये जो हाइड्रोजन आया है, ठीक है, ये हाइड्रोजन जो है, इसके अलावा एक FADH वाला हाइड्रोजन, तो 2 हो गए, 2H हो गया, तो उसको H2 प्लस एक ऑक्सीजन मालिक्यूल को मिलाकर वाटर में कन्वर्ट कराता है, और इसी तरह जो है वो ADP जो है वो ATP में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये कीमियोस्मोसिस का अमल है कि किस तरह से जो है हाइड्रोजन को हमने पंप किया और उससे हमने ATP सिंथेसाइज की। ये आपने FSC की बुक में भी पढ़ा होगा बड़ी डिटेल के साथ, तो ये कोई भी चीज़ें मुश्किल नहीं है, पहले सेमेस्टर में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। डेफिनेशन आनी चाहिए और डायग्राम आने चाहिए। चलें जी बेटे, एंड पे हमारा पे है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। पहले हम देखेंगे फॉस्फोराइलेशन क्या होती है, फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है। फॉस्फोराइलेशन में हम क्या करते हैं, PO3 यानी कि फॉस्फाइल ग्रुप का जो है वो एडिशन करते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ को सेल के अंदर स्टोर करने के लिए और एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। तो बेटे ये बेसिकली आपको बताने का मकसद यही था कि ये वो वाला अमल है जिसमें हम फॉस्फाइल जो ग्रुप है वो ऐड करते हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी वो अमल होगा जिसमें हम जो फॉस्फाइल ग्रुप है उसमें ऑक्सीजन को ऐड करेंगे, ढेर सारी एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी ऑक्सीडेशन करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा ढेर सारी जो हमारे पास ऑक्सीजन आ जाएगी रिडॉक्स रिएक्शन करने के लिए। ये एनर्जी अल्टीमेटली हम इस्तेमाल करेंगे पावर एसिमिलेटिंग जो ATP है, पावर एसिमिलेटिंग जो एंजाइम ATP सिंथेटेज है, ठीक है, वो ये एनर्जी लेगा और ये पूरा प्रोसेस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहलाएगा। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट प्रोसेस है, लेकिन सिर्फ एरोबिक कंडीशन में होती है। तो ये बात याद रखिएगा कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट प्रोसेस है, लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन की मौजूदगी में होगा। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में हमने सिर्फ एक समरी पढ़नी है। ग्लाइकोलिसिस हो गया, ठीक है, एसिटाइल CoA बन गया, क्रेब्स साइकिल हो गया, उसके अलावा हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कीमियोस्मोसिस होगी, फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है पूरी एक समरी आ जाती है। ये देखने बेटे माइटोकॉन्ड्रिया, ये साइटोसोल बना हुआ है, पूरा सेल बना हुआ है। पहले हमारे पास क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस था, ग्लूकोज से पायरुवेट में कन्वर्जन, ठीक है, और ATP 2 ATP बने थे। उसके बाद हमारे पास जो है पायरुवेट डायरेक्टली सिट्रिक एसिड साइटिंग में नहीं जाता, तो उसको हमने एसिटाइल CoA में कन्वर्ट किया था माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो वो फिर आगे जो है वो फिर सिट्रिक एसिड साइकिल चला और यहाँ पे हमारे पास ATP बने, ठीक है। याद रखिएगा कि सिट्रिक एसिड साइकिल में हमारे पास बेटे कितने ATP बनते हैं, 2 ATP बनते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे हमारे पास जो है आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मैंने क्या कहा था कि NADH का इलेक्ट्रॉन FADH2 का जो है वो अपने हाइड्रोजन देंगे और बहुत सारी सीरीज चलेगी रिएक्शन की, ठीक है, और 32 ATP बनेंगे, ठीक है। ये तमाम प्रोसेस फिर आगे जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी आ जाती है, कीमियोस्मोसिस भी आ जाती है। ये पूरा का पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन का एक पाथवे जो है वो आपको दिखाया गया, ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है बेटे। तो ये सारा का सारा हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन के हवाले से था, एरोबिक जो है पाथवे के हवाले से था। अब हमारा मिड का सिर्फ एक ही टॉपिक रह गया है, वो है एनारोबिक रेस्पिरेशन। अच्छा, एनारोबिक में बेटे हमारे पास फॉर्मेटेशन और लैक्टिक एसिड ही आ जाती है, वो बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, तो वो इंशाल्लाह हम वो भी डिस्कस कर लेंगे।
करेंगे और यहाँ तक आपका जो है वो मिड टर्म का कोर्स आएगा। ठीक है, ये जो हमारा पूरा का पूरा चैप्टर है ना रेस्पिरेशन का, जिसमें एरोबिक आएगा कि है क्या, उसके पाथवेज वगैरह, और फिर एनारोबिक, यहाँ तक आपका जो है बेटे मिड टर्म का कोर्स है। इसके नीचे बिल्कुल लाइट एंड टेम्परेचर वाला लिखा हुआ है, वो गलती से बेटे ऊपर आ गया, वो मिड टर्म के बाद वीक 10 में हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। वो वीक 10 का है, क्योंकि वीक 10 में दोबारा से उन्होंने वाटर के हवाले से दिया हुआ है। वीक जो है वाटर के हवाले से हमने पहले ऑलरेडी वो चीज़ पढ़ ली है, तो बाय मिस्टेकन जो है वो आया हुआ है। तो टेम्परेचर और लाइट वाला जो वीक 10 में हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे मिड के बाद। ठीक है, तो रेस्पिरेशन तक आपका पूरा जो लेक्चर है वो आपका आ जाता है बेटे हमारे पास बिल्कुल जो है वो मिड टर्म में। ठीक है, किसी को कोई मसला मसाइल हो तो डू आस्क, पेपर ज़ाहिर सी बात है हमने बनाना स्टार्ट कर देने बेटे। और इंशाल्लाह आपके 2 क्विज़ भी रहते हैं, माइकोलॉजी का, फिजियोलॉजी का, वो भी हम ईद के जो 1-2 दिन के बाद आपका वो भी क्विज़ इंशाल्लाह हो जाएगा। तो बी रेडी बेटे, लेक्चर सुनते रहें। ठीक है, रोज़े भी रखें, साथ साथ प्रिपरेशन भी करें, पेपर आपके स्टार्ट होने वाले हैं। गुड लक, थैंक यू, टेक केयर।